प्रिय भाई बहनों, आज हम सभी कक्षा अष्टम सामाजिक विषय में इतिहास के अंतर्गत जो पाठ 3 पढ़ रहे थे उसमें दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि कंपनी की आमदनी कैसे होती है और उसकी शुरुआत कैसे होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप पिछले वीडियो में पढ़े कि कंपनी बंगाल की दीवान बन गई। कंपनी को बंगाल के नवाब ने बंगाल की जो दीवानी थी उसको सौंप दिया। लेकिन जब हम कंपनी के आमदनी की बात करते हैं तो कंपनी दीवान तो बन गई, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी अपने आप को। कंपनी भारी भरकम लगाम तो चाहती थी, लेकिन उसकी आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था नहीं थी या व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे, और इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली जो चीजों का कुल मूल्य था वो दोगुना हो चुका था 1865 में। इसकी चर्चा भी हम कल किए थे, लेकिन फिर से हम इसको दोहराते हैं कि कंपनी की आमदनी कैसे बढ़ी। और जब ये सारी प्रक्रियाएं हो गई तो जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की जो अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। यानी जो सामान था उसका मूल्य क्या हो गया, दोगुना हो गया, और दोगुना होने के कारण जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या हो गई, चरमरा गई। और जो कारीगर थे वो छोड़कर भाग गए, उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पाता था। यानी तमाम प्रकार की विकृतियां हुई, और इन विकृतियों में क्या हुआ कि कंपनी की आमदनी जो थी वो सुनिश्चित नहीं हो पाई कि कंपनी की आमदनी कितनी हो या कंपनी लगातार आमदनी कैसे करती रहे। इन सब के बारे में हम लोगों ने कल चर्चा किया। इसके अंदर कई चीजों का हम लोगों ने अध्ययन किया कि जैसे जब कंपनी की आमदनी की बात आए तो इसमें पहला था खेती में सुधार। खेती में सुधार की प्रक्रिया को अपनाना, ठीक है। कल इसके बारे में हम चर्चा किए। दूसरा, अब ये आया कैसे, खेती में सुधार की प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग ये पढ़ेंगे 1793 में जो स्थायी बंदोबस्त शुरू हुआ, उस स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत एक नियत कर दिया गया कि इतना राजस्व आपको देना होगा, और जो जमीन थी वो जमींदारों और तालुकदारों को सौंप दी गई। लेकिन स्थायी बंदोबस्त में समस्या भी थी, ठीक है। और यानी कि जो कंपनी के रहनुमा थे, कंपनी को चलाने वाले शासक थे, उनको लगता था कि यदि हम खेती की मूलभूत सुविधाओं में यदि सुधार कर दें तो हम जो राजस्व की कमी है उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। समस्या क्या थी कि जो स्थायी बंदोबस्त था उसने पाया गया कि जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा भी नहीं कर रहे थे, और जो रकम थी राजस्व की जो तय की गई थी वह उनके क्षमता से अधिक थी, और यदि वो उतना राजस्व नहीं दे पाते थे तो उनकी जमींदारी को छीन करके दूसरे व्यक्ति को जमींदारी दे दी जाती थी। लेकिन इसके बाद कंपनी की आमदनी के लिए एक नई व्यवस्था शुरू हुई। एक नई व्यवस्था की शुरुआत हुई, ठीक है। अब ये नई व्यवस्था क्या थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी ने बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है, और कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की जरूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत या बंगाल प्रेसिडेंसी में के उत्तर पश्चिमी प्रांत, जो बंगाल प्रेसिडेंसी था उसके उत्तर और पश्चिमी जो प्रांत थे, इस इलाकों का ज्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में, इस समय के उत्तर प्रदेश में है, के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था लाई। यानी जो नई व्यवस्था थी इसको लाने वाला जो अंग्रेज शासक था उसका क्या नाम था, होल्ट मैकेंजी। नई व्यवस्था लाने वाला जो व्यक्ति था वह था होल्ट मैकेंजी। होल्ट मैकेंजी एक अंग्रेज शासक था जो इस व्यवस्था को लाया।
जिसे 1822 में लागू किया गया। जो नई व्यवस्था थी इसको 1822 में लागू किया गया। 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। मैकेंजी जो था उसने सोचा कि जो गांव है, ठीक है, वह क्या है, एक अस्थायी व्यवस्था है, समाज में एक महत्वपूर्ण सामाजिक एक ऐसी संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए, उसको खत्म नहीं करना चाहिए। और उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया। जो नई व्यवस्था थी उसके अंतर्गत गांव-गांव का दौरा किया और जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। ठीक, यानी एक सर्वेक्षण किया, गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या गांव के एक एक खेत को अनुमानित राजस्व को जोड़ करके हर गांव का एक समूह जो महाल जिसको कहते थे से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई और राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को माहलवारी व्यवस्था कहते हैं। जो नई व्यवस्था थी इसको हम कहते हैं माहलवारी व्यवस्था। अब इससे प्रश्न, सबसे पहले इस प्रश्न को भी समझते चलिए कि आपसे पूछा जा सकता है कि नई व्यवस्था के अंतर्गत किस व्यवस्था की शुरुआत की गई, तो आप बताएंगे नई व्यवस्था को कहा गया माहलवारी व्यवस्था। अस्थायी बंदोबस्त के बाद की जो व्यवस्था आई उसको माहलवारी व्यवस्था कहते हैं, जिसको 1822 में शुरू किया गया और शुरू करने वाले अंग्रेज शासक का नाम था होल्ट मैकेंजी। ठीक, इसकी विशेष बात क्या थी? इसकी विशेष बातों में यह था कि इसने अस्थायी तौर पर राजस्व नहीं वसूला जाता, नहीं वसूला, यानी कि इसमें समय समय पर विभिन्न प्रकार के गांव में जिस प्रकार से राजस्व वहां इकट्ठा हो सकता है वहां पर इसकी व्यवस्था की गई और व्यवस्था के अंतर्गत ये दिखाया गया, ये समझाया गया कि इसमें क्या कर सकते हैं आप, गुंजाइश करके और खेती के हिसाब से राजस्व को इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, अब एक दूसरी व्यवस्था आती है जिसको हम कहते हैं मुनरो व्यवस्था। इस व्यवस्था के बाद जो आता है वो आती है मुनरो व्यवस्था, यानी कंपनी की ही आमदनी से संबंधित है, ये है मुनरो व्यवस्था। अब ये मुनरो व्यवस्था क्या थी? ब्रिटिश नियंत्रण वाले जो दक्षिण भारतीय इलाके में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह एक नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवारी व्यवस्था या रैयतवारी व्यवस्था का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर, यानी इसको चलाने वाला इसको लाने वाला जो शासक था उसका नाम था कैप्टन अलेक्जेंडर ने, रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों के द्वारा कब्जे के लिए कुछ इलाके में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देखा और थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया। इसको मुनरो व्यवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको थॉमस मुनरो ने व्यवस्थित किया। ठीक, कैप्टन अलेक्जेंडर जो था वो क्या था, टीपू सुल्तान से युद्ध करने वाला एक अंग्रेज था और उसने क्या किया था कि लड़ाई लड़ करके अपने कब्जे में जो जमीन ली थी, ठीक है, उस पे वो आजमा कर इस व्यवस्था को देखा और जो इस व्यवस्था को समग्र दक्षिण भारतीय इलाकों में लागू करने के लिए जिस शासक का नाम दिया जाता है उसका नाम है थॉमस मुनरो, और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यह व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे। जो रीड था, अलेक्जेंडर रीड और मुनरो, ये दोनों को ऐसा लगता था कि जो परंपरागत जमींदार नहीं है, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त कराना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। ठीक है, यानी इससे निष्कर्ष क्या निकला कि जो जमींदार थे वहां के जमींदार वहां स्थायी तौर पे नहीं थे,
और रीड और मुनरो को ऐसा लगता था कि हमको क्या करना चाहिए, आपने जो परंपरागत रूप से खेती करते हुए किसान आ रहे हैं उन्हीं को जमींदारी सौंप दें, ठीक है। और जब वो जमींदारों को सौंप देंगे तो हो सकता है कि राजस्व में क्या हो, वृद्धि हो जाए, और इस वृद्धि से कंपनी को राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। और मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। यानी दोनों का जो सामंजस्य था वह कंपनी की आमदनी को बढ़ाने का क्या था, एक तरीका था कि आकलन से, राजस्व आकलन से पहले क्या किया जाए, उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग अलग सर्वेक्षण किया जाए। मतलब कि समग्र खेती का राजस्व समान रूप से नहीं वसूला जा सकता। यदि हम सर्वेक्षण करेंगे तो हमें पता चल पाएगा कि किस खेत से कितनी उपज हो पा रही है। मुनरो का भी ये मानना था, मुनरो दोनों में क्या था, सामंजस्य था कि हमको एक पिता की भांति, यानी उनके देखरेख में उनको कोई समस्या ना हो, ऐसा उनके साथ बर्ताव किया जाना चाहिए। सब कुछ, अब देखिए इसमें एक और चीज आती है कि सब कुछ ठीक नहीं था, ठीक है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं आने लगी, दिखाई देने लगी या आने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया, ठीक। और जब राजस्व बहुत ज्यादा कर दिया तो किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे। भाई जब उनकी क्षमता से अधिक राजस्व कर दिया जाएगा, जितनी उनकी क्षमता है उससे अधिक राजस्व तय कर दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि उस राजस्व को नहीं दे पाएंगे, और नहीं दे पा रहे थे तो रैयत गांव से भाग रहे थे, ठीक है। और बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को क्या करेगी, संपन्न और उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक। तो जो नई व्यवस्था थी उसमें भी कंपनी की आमदनी ठीक ढंग से बढ़ नहीं पा रही थी। तो कंपनी की आमदनी के अंतर्गत हमने देखा कि खेती में सुधार पहला कदम था उनका, और खेती में सुधार के बाद जो नई व्यवस्था लागू हुई, इस नई व्यवस्था के अंतर्गत जिसको कहते हैं माहलवारी व्यवस्था, माहलवारी व्यवस्था के अंतर्गत अस्थायी तौर पर राजस्व की वसूली नहीं की जाती थी। उसमें ये देखा जाता था कि किस क्षेत्र की उपज कितनी है, उसके आधार पर तय किया जाता था कि हम राजस्व कितना वसूलेंगे। दूसरा है मुनरो व्यवस्था। मुनरो व्यवस्था को लागू करने या विकसित करने का जो काम किया वो टॉमस मुनरो ने किया, और इसको लागू करने का काम दो लोगों ने किया जो दक्षिण भारतीय इलाके थे, जिससे अंग्रेजों ने क्या किया था, टीपू सुल्तान से जीता था। उसमें उन्होंने राजस्व वसूली के लिए उन जमीनों को जो पारंपरिक रूप से खेती करते हुए किसान आ रहे थे उन लोगों को सौंप देना, यही रैयतवाड़ी होती है। रैयतवाड़ी का मतलब क्या हुआ कि जो किसानों को ही जमीन क्या कर देना, प्रदान कर देना, और उनसे राजस्व की वसूली करना, वही होती है रैयतवाड़ी व्यवस्था। यानी आपसे पूछा जाए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया, तो आप कहेंगे टॉमस मुनरो ने और अलेक्जेंडर रीड ने, ठीक। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कंपनी की आमदनी या कंपनी का राजस्व किस प्रकार से वसूला जाता था और कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई। धन्यवाद। इसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे इसी पार्ट में, यूरोप के लिए फसलें, और ये वीडियो में